बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 का मेथड नंबर जो 2 देखा था डिटेल के साथ, उसकी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन देखी और फिर उसकी एक एग्जांपल हमने यानी उसके प्रूफ के हवाले से एक एग्जांपल हमने कवर की। और स्टार्ट में जो है वो आपको एक टास्क भी दिया था जो कि मेथड 1 के हवाले से था। मुझे उम्मीद है कि वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। और स्टार्ट में हम सबसे पहले उसका सलूशन देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 का मेथड नंबर 3 डिस्कस करेंगे आज डिटेल से। और सबसे पहले हम जो है वो आज देखते हैं कि टास्क जो आपको दिया था वो आपके सामने इस वक्त ये वही टास्क है जो आपको एज असाइनमेंट के तौर पे लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया होगा। उसका सलूशन हम एक नज़र देख लेते हैं। ये आपके सामने उसका सलूशन है। ये सारी स्टेट्स कैलकुलेट कर ली गई हैं इसकी, और आप लोगों अपने सलूशन के साथ इसको मैच करें। जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है उसके अंदर या गलत हैं कुछ स्टेट्स कैलकुलेट की हैं तो वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है। तो ये सलूशन उसके सामने है। मैं यहाँ पे इसको अब डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये इसका फाइनल एफए है जो हमने उन दोनों को कंबाइन करके बनाया। कोरस्पॉन्डिंगली ट्रांजिशन हमारा जो टेबल था उसके मुताबिक। तो ये हमारा फाइनल जो है वो एफए है। इसको भी आप अपने सलूशन के साथ मैच कर लें। तो आज हम बेसिकली असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आपको देने लगा हूँ यहाँ पे, जो कि आपने 14 को सबमिट करवानी है। तो ये वही ही दोनों एफए हैं, लेकिन अब आपने इनका कॉन्कैटिनेशन मालूम करना है। पहले आपने इनका यूनियन मालूम किया था, अब आपने इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन मालूम करके सबमिट करवाना है। तो ये कॉन्कैटिनेशन के हवाले से हम लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल कवर कर चुके हैं, तो उसको सामने रख के आप इसका सलूशन जो है वो बनाएंगे। तो उस डेट तक जो है वो कंप्लीट करके मुझे आप सबमिट करवा देंगे। तो आगे चलते हैं। आज बेसिकली हम मेथड नंबर 3 डिस्कस करेंगे क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 का, जो कि क्लोजर ऑफ एन एफए है। यानी एक एफए का क्लोजर मालूम कैसे करते हैं। बिल्डिंग एन एफए कोरस्पॉन्डिंग टू द आर स्टार, यानी आर क्लोजर यूजिंग टू एफए कोरस्पॉन्डिंग टू आर। यानी हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका अगर हम क्लोजर फाइंड करें तो वो बनता है आर स्टार। इट इज़ to be noted that if the given FA already accept the language expressed by the closure of certain regular expression, then the given FA is required FA। यानी हमारे पास अगर कोई हमें रेगुलर एक्सप्रेशन देता है तो हमने उसका अगर क्लोजर फाइंड करना है तो कोरस्पॉन्डिंगली उसी तरह हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन का FA बनाएंगे और फिर उसका क्लोजर फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको जो है वो FA बनाना है। क्लोजर ऑफ एन FA इज़ ए सेम एज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द FA विद इटसेल्फ। बेसिकली हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन का जब क्लोजर फाइंड करते हैं तो उसके कहने का मतलब ये है कि हम उसी रेगुलर एक्सप्रेशन को उसका एज ए होल क्लोजर फाइंड करना है। एज ए होल क्लोजर का मतलब ये है कि जो आपको FA दिया जाएगा उसी FA का ही क्लोजर फाइंड करना है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि उसी FA को अपने साथ ही कॉन्कैटिनेट करना है। यानी अब आपको 2 FA नहीं दिए जाएंगे, इस केस में आपको एक ही FA दिया जाएगा और उस FA को अपने साथ ही कॉन्कैटिनेट करके शो करना है। क्लोजर का मतलब यही होता है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन A है तो अगर आप उसका क्लोजर फाइंड करें तो A स्टार बन जाएगी। इसी तरह A स्टार है तो उसका दोबारा आप क्लोजर फाइंड करेंगे तो फिर वो A स्टार ही कहलाएगी। तो ये FA जो अब आपको दिया जाएगा उसको इटसेल्फ अपने साथ ही हम कॉन्कैटिनेट करेंगे और उसके मुताबिक हम सलूशन बनाएंगे। Here the initial state of the FA corresponding to the initial state of the required FA। यानी जो हम FA बनाना चाहते हैं उसी की इनिशियल स्टेट जो है वो हमारी बनेगी और ए नॉन फाइनल स्टेट ऑफ द रिक्वायर्ड FA एज वेल। यानी इसमें ऐसा होगा कि हम एक इनिशियल स्टेट जब बना लेंगे तो दोबारा उसी को भी हम फाइनल स्टेट ही कहेंगे, क्योंकि
जहाँ पे हम क्लोजर फाइंड करते हैं वहाँ पे नल स्ट्रिंग आ जाती है, और हम जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पे ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि नल स्ट्रिंग अगर आ गई तो वहीं पे उसके लिए हमें फाइनल स्टेट लगानी ही पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी वही हमारी फाइनल स्टेट होगी। अलबत्ता यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि इनिशियल स्टेट हमारी वो फाइनल स्टेट भी होगी, लेकिन एक स्टेट वही दोबारा अगर रिपीट होती है तो तब हम उसको फाइनल स्टेट नहीं कहेंगे बल्कि नॉन फाइनल स्टेट कहेंगे, यानी दोबारा से अगर वो आ गई तो ये चेंज हम इसके अंदर देखेंगे, आगे चल के आएगा। तो ये अब हम आगे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है =a+b² और आखिर में b एंड कोरस्पॉन्डिंग जो एफ ए, तो यहाँ इसका ये एफ ए बनता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स इसकी देख चुके हैं, मैं इसकी लैंग्वेज को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तो हमने फाइंड करना है r* इसका मेथड 3 के मुताबिक। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो वही एफ ए हमने दोबारा बना लिया क्योंकि हमने उसी को उसके साथ कनकैटिनेट करना है। तो देखें ये सेम टू सेम दोनों एफ ए बना लेने हैं आपने, वही एफ ए आपने डुप्लीकेट कर लेना है इसका। तो ये अब हम इन दोनों को आपस में कनकैटिनेट करेंगे। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं ये इस एफ ए से, बेसिकली हैं तो दोनों सेम, लेकिन हमने स्टार्ट यहाँ लेफ़्ट साइड से करना है। तो यहाँ x1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ x1 से हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और x1 को ही हम यहाँ पे z1 कह रहे हैं, और यही हमारी इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। दोबारा अगर x1 आएगा तो हम उसको फिर z1 नहीं कहेंगे बल्कि z2 कहेंगे, ये बात जहन में रहे। ये वाला जो z1 है ये हमारी फाइनल स्टेट है, इसलिए अब दोबारा अगर x1 कहीं आएगा तो मैं z1 उसको नहीं कहूँगा, ये बात इसमें नहीं है, ये आपने याद रखनी है। अब हमारे पास x1 के ऊपर रहते हुए अगर हम a रीड करते हैं तो हम x1 पे ही रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा x1 फिर आ गया है, अब x1 को मैं z1 नहीं कहूँगा बल्कि z2 कहूँगा, यही बात रूल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है। अगर मैं x1 पे b रीड करता हूँ तो मैं x2 पे चला जाता हूँ, x2 पे हमारी ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ फिर मैं जो दूसरा एफ ए है उसकी इनिशियल स्टेट को भी शामिल कर लूँगा, ये भी एक रूल है ये जो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ x2 के साथ मैंने x1 को भी शामिल कर दिया क्योंकि यहाँ एक फाइनल स्टेट आई। अब मुझे अगले एफ ए को यानी उसकी इनिशियल स्टेट को शामिल करना है और वो बनेगा x2, x1, और ये हमारा नया कॉम्बिनेशन बन गया जिसको मैं यहाँ पे z3 जो है वो कहूँगा। आगे फिर जो है वो हमारे पास यानी z2 आ गया, यानी इसको हमने कहा था ये नॉन फाइनल स्टेट है। एक हमारी फाइनल z1 वाली है वो तो हमने बना ली। अब हम z2 जो हमारे पास ये आया नया कॉम्बिनेशन, इसकी स्टेट कैलकुलेट करेंगे और फिर z3 की करेंगे। तो z2 की कर लेते हैं सबसे पहले। तो z2 के ऊपर रहते हुए x1 के ऊपर जब मैं a रीड करता हूँ तो मैं x1 पे रहता हूँ, तो फिर वही z2 आ गया। उसके बाद x1 पे रहते हुए मैं b रीड करता हूँ तो फिर वही x2 और x1 आता है जो कि z3 है। z3 को भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो z3 को मैंने जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे x2, x1 आया। तो यहाँ पे ये मेरी फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट क्यों है? क्योंकि इसमें x2 आ रहा है, x2 मेरी फाइनल स्टेट है, तो मैं z3 को भी फाइनल स्टेट बना दूँगा। यहाँ पे अब x2 के ऊपर a रीड करता हूँ तो x1 आता है फिर, और यहाँ पे आप देखें कि इसके लिए मैं पहले x2 के ऊपर रहते हुए a रीड मैं जब करता हूँ तो आप देखें यहाँ से मैं फिर x1 पे दोबारा चला जाता हूँ। तो x1 पे मैं दोबारा चला गया, अगेन वही स्टेट दोबारा z2 आ गई। और इसी तरह x1 के ऊपर मैं b रीड करता हूँ तो मैं फिर जो है वो x1 पे ही रहता हूँ, और ये मेरे पास वही z3 कॉम्बिनेशन। तो ये वही कॉम्बिनेशन दोबारा आ गए। अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे सारे कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गए। तो फाइनल अब इसको ट्रांजिशन टेबल को देख के आप डायग्राम बना सकते। तो वो ये फाइनल डायग्राम बन गया। ये हमारी z1 वही इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो हमने सबसे पहले की थी, ये हमारी z2 और ये हमारी फाइनल स्टेट z3। तो बाकी वही है कि z1 से हम a रीड करके z2 पे जाते हैं, यहाँ से b रीड करके हम z3 पे जाके एक्सेप्ट करवा लेंगे। z1 के ऊपर अगर b आता है तो हम z3 पे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो ये आप देख लें कि इसमें वो उन दोनों को यानी दोनों एफएस को उसका क्लीन स्टार क्लोजर है। इसको हमने फाइनल स्टेट इसलिए बनाया था, अगर फ़र्ज़ करें नल स्ट्रिंग आती है तो वो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि क्लीन स्टार क्लोजर के अंदर नल स्ट्रिंग जो है वो उसका हिस्सा होती है।
आगे एक और एग्जांपल देख लें। ये एक और FA है जो कि कंटेनिंग विद डबल A स्ट्रिंग है, ये हम पहले देख चुके हैं। अगेन जो है इन दोनों FA की कॉपी बना ली मैंने। अब जो है मैं इससे स्टार्ट करता हूँ ऊपर वाले FA से, यानी Y1 से। Y1 को मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट भी कह दिया, फाइनल भी कह दिया, और ये हमारी Z1 बन गई और ये फाइनल होगी। अगेन Y1 आएगा तो फिर वही बात कि उसको मैं Z2 कहूँगा, Z1 नहीं कहूँगा। यहाँ पे अब देखें कि मेरे पास जब मैं Y1 पे रहते हुए A रीड करता हूँ तो मैं Y2 पे चला जाता हूँ। Y2 पे गया तो एक नया कॉम्बिनेशन आया जिसको मैंने Z3 कहा, और यहाँ पे अगर मैं B रीड करता हूँ तो मैं फिर यहीं पे रहता हूँ Y1 दोबारा आया है, मैं अब उसको Z1 नहीं कह रहा बल्कि Z2 कह रहा हूँ। तो इस तरह ये इनिशियल स्टेट आएंगी। आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास Z2 एक नया कॉम्बिनेशन आया था। Z2 जो है वो इसके ऊपर हम Y1 पे आ गए। Y1 पे A रीड करेंगे तो मैं Y2 पे रहता हूँ जो कि Z3 है, जो कि मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ। Y1 के ऊपर रहते हुए जब मैं B रीड करता हूँ तो मैं Z2 पे आ जाता हूँ। अगेन वही दोबारा कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब हमारे पास नया जो कॉम्बिनेशन है वो Z3 है। Z3 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसके ऊपर Y2 के ऊपर जब मैंने A रीड किया तो यहाँ पे देखें Y2 के ऊपर मैंने जब A रीड किया तो Y3 पे चला गया। Y3 मेरी फाइनल स्टेट है, तो मैं क्या करूँगा, अगले की इनिशियल स्टेट भी इसके अंदर शामिल कर लूँगा। तो ये देखें Y3, Y1 आया, इसको मैंने Z4 कहा। Y2 के ऊपर अलबत्ता मैंने जब B रीड किया तो मैं Y1 पे रहा, उस वही यानी Z2 आ गया कॉम्बिनेशन। ये कैसे आए मैंने बताया, क्योंकि पहले FA की जो फाइनल स्टेट के ऊपर हम आए और फाइनल स्टेट के ऊपर ही हमें अगले FA की इनिशियल स्टेट को ऐड करना है कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे अब हमें Z4 नया कॉम्बिनेशन आया था, इसको लेके आगे चलेंगे। तो Z4 के ऊपर जो है ये हमारी फाइनल स्टेट भी है। क्यों फाइनल स्टेट है? क्योंकि इसमें Y3 शामिल हो गया। Y3 हमारी फाइनल स्टेट थी, इसलिए Z4 भी हमारी फाइनल स्टेट होगी। यहाँ पे रहते हुए अब हमारे Y3 के ऊपर रहते हुए हम A को रीड करते हैं। तो FA में चलते हैं। Y3 के ऊपर आपने जब A रीड किया तो यहाँ आप Y3 पे रहे, ठीक है, Y3 के ऊपर रहे हम। और Y3 के ऊपर जब आप रहे तो क्योंकि अब अगले FA की इनिशियल स्टेट को आपने शामिल करना है Y1, तो वो आ गया इसमें। और Y1 के लिए A रीड किया तो हम Y2 पे रहे, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन Z5 आ गया। और Z4 वही, इस B रीड करते हैं तो वहीं रहते हैं। आखिर में Z5 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे Z5 दोबारा वही आ जाएगा और यहाँ पे Z4 आ जाएगा। तो लिहाजा यहीं पे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली हम इस डायग्राम को देख के ये टेबल को देख के जो डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ यूँ बन जाएगा। तो यहाँ Z1 और अप टू द Z5 स्टेट्स हैं, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। ये वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे जो कि दोनों को कंबाइन करके बनी है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, यानी सेकंड लेटर B है, और इसको हम किस तरीके से आप देखेंगे, वही FA की 2 कॉपियाँ बनाएंगे आप। और फाइनली हम Y1 को यहाँ पे इनिशियल स्टेट और Y फाइनल स्टेट भी कहेंगे और वही हमारी Z1 होगी। अगेन Y1 आएगा तो यहाँ पे आपको फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि उसको हम Z2 कहेंगे। यहाँ पे दोबारा आप A रीड करवाते हैं तो Y2 आता है, तो इसको मैं Z2 कह देता हूँ। और फिर B रीड करवाता हूँ तो तब भी मैं यहाँ पे आप देखें Y1 से ये Y1 से मैं B रीड करता हूँ तब भी Y2 आता है, तो ये Z2 आ गया। अगेन यहाँ पे अब आप देखें कि Z2 के ऊपर रहते हो Y2 के ऊपर रीड करता हूँ तो Z3 Y4 आएगा। और यहाँ पे Z4 जो है आएगा कब, जब आप B रीड करवाएंगे तो Y3 जब आएगा तो ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो उसके साथ हम अगले FA की यही इसी कॉपी बनाएंगे तो अगले FA की इनिशियल स्टेट Y1 ही होगी। तो उसके साथ ये Y1 आया जिसको हमने Z4 कहा। Z4 को फिर पहले Z3 को कैलकुलेट किया तो ये आया आपके पास, वही ये 3 आ जाता है आपके पास। और फिर Z4 को जब आपने कैलकुलेट किया तो ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये 3 में भी जा रहे हैं, 4 में भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे दोनों FA बना के। यहाँ पे अब हमारे पास Z4 आया तो Z4 हमारी फाइनल स्टेट है, क्योंकि इसमें Y3 इन्वॉल्व है तो Y3 हमारी फाइनल स्टेट थी। Z4 के ऊपर रहते हुए यानी Y3 के ऊपर रहते हुए A रीड करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं Y3 के ऊपर जब हमने A रीड किया तो हमने यहीं पे रहे। अगेन यहाँ पे फाइनल स्टेट आएगी, अगले FA की इनिशियल स्टेट इसके साथ हम अपेंड करेंगे तो वो होएगी Y1।
तो ये देखें y3 और y1 ऐसे आया। उसके बाद y1 के ऊपर जब आप a रीड करेंगे तो y2 आएगा, तो ये z5 नया कॉम्बिनेशन बना। यहाँ पे भी वही सूरत हाल होगी, b को रीड करवाएंगे, अगेन यही काम होगा y3 के ऊपर रहते हुए, फिर हमें नेक्स्ट fa की इनिशियल स्टेट शामिल करनी पड़ेगी। उसके बाद z5 को मैंने कैलकुलेट, ये भी मेरी z5 भी फाइनल स्टेट बनेगी, क्योंकि इसमें y3 है तो y3 मेरी फाइनल स्टेट है, इसलिए मेरी ये भी फाइनल स्टेट बन जाएगी। z5 फाइनल स्टेट के ऊपर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आया। y3 के ऊपर रहते हुए जब हम a रीड करते हैं तो अगेन हम y3 पे रहेंगे। y3 पे जब हम रहेंगे तो उसके साथ अगले fa की इनिशियल स्टेट यानी y1 शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद हम y1 के ऊपर रहते हुए जब हम a रीड करते हैं तो हम y2 पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखें y2 आ गया। और y2 के ऊपर रहते हुए जब हम a रीड करते हैं तो हम y4 पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखें ये वो आ गया। तो ये 4 कॉम्बिनेशन इस तरह बन गए, ये हमारा नया कॉम्बिनेशन बन गया z6। और b रीड करते हुए वही z5 आता है। ये क्यों आता है ये आप खुद से वेरीफाई कर लें। उसके बाद z6 को हम लेके आगे चलते हैं, तो y1 के ऊपर रहते हुए मैं a रीड करता हूँ तो मैं y1 पे ही रहता हूँ, और y1 पे फिर दोबारा आ गया तो फिर y1 ही आएगा। y2 के ऊपर जब मैं a रीड करता हूँ तो अगेन y2 पे ही रहता हूँ मैं, यहाँ पे y2 पे आया। और y4 के ऊपर जब मैं a रीड करता हूँ तो मैं फिर भी y4 पे ही रहता हूँ, लूप लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे z6 ही आया, इधर भी z6 आएगा। तो हमारे ये सारे कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गए। तो फाइनली हम इस डायग्राम को हम रैप अप करके इसके अंदर ले आएंगे, टेबल को रैप अप करके। तो ये हमारा फाइनल जो FA बना क्लीन स्टार क्लोजर लगा के, तो वो ये बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये FA आपको समझ आ गया होगा। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। इसमें जो नए रूल्स ऐड हुए हैं ख़ास तौर पे इसमें और कैनकेटिनेशन वाले में, जो कि 3 कॉम्बिनेशन या 4 बना रहे हैं, उनका मकसद क्या है, उस चीज़ को आप प्रैक्टिस लाजमी कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर अब आपको समझ आ गया होगा। और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने मेथड 3 कवर कर लिया है क्लीन थ्योरम का, और आपको एक असाइनमेंट भी दी है जो कि कैनकेटिनेशन के हवाले से है मेथड 2 को लेके, वो भी आप अगले लेक्चर तक मुकम्मल कर लें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।